अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये बूट कैम्प 2021 का लाइव सेशन नंबर 33 है। और प्रीवियस जो लेक्चर्स में आपने सॉलिडिटी के अंदर फंक्शन, प्योर फंक्शंस वगैरह की टाइप पढ़ी है, आज की क्लास के लीड नुमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। माशाल्लाह। नुमान भाई, आज की क्लास की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, हम क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, और आज की क्लास यानी अटेम्प्ट करने के बाद स्टूडेंट हमारा किस काबिल होगा? सो ओवर टू यू। जी जनाब, आज हम लोग फंक्शन को ही डिस्कस करने वाले हैं और उसके एडवांसमेंट में जाएंगे। उसमें हम लोग ओवरलोडिंग को कवर करेंगे, मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उसको कवर करेंगे, क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन है उसको देखेंगे, और विड्रॉल पैटर्न्स क्या होते हैं उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम लोग मिलकर सीखेंगे। और सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि अपनी आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि हम लोगों को पता चले कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। जी जनाब, तो आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है यकीनन। अच्छा, लास्ट क्लास तक हमने क्या कवर किया था? हमने हमने देखा था फॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं और रिसीव किस तरीके से होते हैं इधर। तो आज हम लोग इसको ही इससे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जिसमें हम लोग लर्न करेंगे कि ओवरलोडिंग क्या होता है। ओवरलोडिंग बेसिकली कोई एक्सप्लेन कर सकेगा हमारे दरमियान? कोई ऐसा चैंपियन मौजूद है जो पहले से पढ़ के आया हो और हमको एक्सप्लेन कर सके कि ओवरलोडिंग बेसिकली है क्या? एनीवन? अच्छा, चलें, मैं आपको एक्सप्लेन मैं करता आपको हूँ। एक्सप्लेन करता हूँ। सर, ओवरलोडिंग जी बेसिकली ये बोलिए। होती है कि अगर हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर फंक्शन आपकी आवाज़ कोई बहुत आवाज बहुत बहुत कम आ रही है। कम आ रही है। हेलो। हेलो हेलो। अच्छा चलें, मेरे ख्याल में कोई इशू है, तो मैं उनकी वॉइस कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली ओवरलोडिंग में होता क्या है कि क्योंकि हमारे पास हम लोग जब सॉलिडिटी लैंग्वेज में कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं या कोई टोकन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम लोग जो लाइन ऑफ कोड्स होते हैं वो उसके अंदर हमारे पास ठीक ठाक होते हैं। उसमें डिफरेंट किस्म के फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के पैटर्न हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अब उसी तरीके से हमारे पास एक कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसका मैकेनिज्म तो एक होता है, लेकिन उसके एट्रीब्यूट डिफरेंट होके उसको वो हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन अब क्या होता है कि हमने क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म में काम करना होता है, स्टैंडर्डाइज वे में काम करना होता है, तो कोशिश ये होती है कि हम लोग जो फंक्शन लिखें वो भी स्टैंडर्डाइज हो, उसके मीनिंग क्लियर हो और वो हमें मालूम हो कि वो कर क्या रहा है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे जो हमारे को एग्जांपल दी गई है इसमें गेट सम की। गेट सम का फंक्शन क्या कर रहा है बेसिकली कि ये दो वेरिएबल को ले रहा है, उन दो वेरिएबल्स को लेके वो ऐड कर रहा है। अच्छा, शर्त यह है कि क्या इसमें दो दो जो वेरिएबल्स हैं उसकी जो दोनों की टाइप है, डाटा टाइप, वो सेम होनी चाहिए। लाइक इसमें यू इंट भी हो सकता है, यू इंट एट भी हो सकता है, कोई इतना मसला नहीं है। दोनों एक ही उसके अंदर हमारे पास चल रहे हैं।
अब एक और हम लोगों ने गेट सम एक और फंक्शन लिखा विद सेम नेम। अच्छा, नाम बिल्कुल सेम है लेकिन उसके अंदर एट्रीब्यूट डिफरेंट है। लाइक उसके अंदर हमने क्या किया, यू इंट ए, यू इंट बी, यू इंट सी, यानी 3 एलिमेंट को लेके उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन करा रहे हैं। अच्छा, इनकी तीनों की टाइप सेम ही है, यू इंट, यू इंट, यू इंट। अब हम लोग ये भी कर सकते थे यू इंट 8, यू इंट 8 या यू इंट 8। ठीक है, इसी तरीके से इसमें यू इंट 256, यू इंट 256 और यू इंट 256, अगर ये तीनों का अलग अलग करते तो क्या होता है कि u इन 256 का डाटा अगर हम लोग इसके अंदर सेंड करेंगे तो ही उसको ऐड करेगा। अदरवाइज इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर हम लोग u इन का 8 का डाटा हम लोगों ने मैच करना चाहें 256 के साथ, तो उसके अंदर हमारे पास रिटर्न तो सही कर, रिटर्न तो करेगा लेकिन वैल्यूज गलत हमारे को थ्रो करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ओवरलोडिंग का फंक्शन यूज करते हैं कि डिफरेंट सेम नेम के हम लोग डिफरेंट फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्टैंडर्डाइज सेम रहे, स्टैंडर्ड सेम रहे, लेकिन जो वो वैल्यूज रिटर्न करे वो हमारे पास लाइक डिफरेंट पैटर्न से आ रही है। तो इसके हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ओवरलोडिंग इसके नाम पे मैं कॉन्ट्रैक्ट बना देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ओवरलोडिंग कॉन्ट्रैक्ट का जो मैंने अभी इसके प्रैक्टिस के नाम पे जो बना रहा हूँ, इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन वही सेम हम लोग इसको यूज कर लेते हैं गेट सम का। और गेट सम में हम लोग 2 वेरिएबल ले लेते हैं, यू इंट ए और यू इंट बी। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर फिर मैं क्या करता हूँ, सिंपली अच्छा, इसको करने से पहले लाइक अगेन मुझे इसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी डिफाइन करने पड़ेंगे। ये मैं कह रहा हूँ पब्लिक है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये प्योर है। लास्ट टाइम लोगों ने प्योर और व्यू को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। दोबारा मैं बताते चलूँ क्योंकि हम लोग इस फंक्शन के अंदर कोई स्टेट वेरिएबल पे को इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मैं इसके अंदर प्योर का फंक्शन यूज कर रहा हूँ, प्योर का एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है। अच्छा, और अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर मैं सिंपली रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, ये क्या करेगा कि मुझे गेट सम का जो फंक्शन है वो ए और बी की जो वैल्यूज हैं उसको मुझे वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब जो भी मैं ए में दूंगा या बी में दूंगा। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन उसका नाम भी मैं सेम रखता हूँ, गेट सम। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं यू इन ए कॉमा यू इन बी और कॉमा यू इन सी, इसमें 3 मैं वेरिएबल ले लिए मैंने। इसको मैंने कहा कि ये पब्लिक है, सही है, इसको मैंने कहा प्योर है, और इसके अंदर मैं रिटर्न करा देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर एट्रीब्यूट अपने पास इसके अंदर रिटर्न करा दिए। अच्छा, इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ कि एक और फंक्शन बनाता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ, जिसको मैं क्या करता हूँ, इन्हीं फंक्शंस को कॉल करता हूँ। ठीक है ना, फंक्शन, और इसमें जो मैं कॉल सम का जो फंक्शन है, कॉल सम और टू वैल्यू मैच करना चाहें 256 के जी। अच्छा, चले, इसके अंदर मैं करता हूँ ये इसको पब्लिक, और पब्लिक के अंदर अच्छा, ये आप किसी की आवाज जो मेरे ख्याल में आई थी कि मैच करना चाहेंगे
तो किस तरह करेंगे? बेसिकली ये जो वैल्यूज हम पास करेंगे ना उसके अंदर, फंक्शन के अंदर, उस वैल्यूज से डिटरमाइन करेगा कि कौन सा वाला गेट सम लेकर आना है। तो इसको हम लोग अभी लर्न करते हैं, अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कराता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। पब्लिक प्योर, ठीक है। अच्छा, इसको क्योंकि मैं रिटर्न्स कराना चाह रहा हूँ मैं, तो मैं इसके अंदर लिखूंगा रिटर्न्स, ठीक है। और जो रिटर्न्स है वो डेफिनेटली इसकी मैं टाइप लिखूंगा यू इंट, कौन क्या डेटा टाइप मैं रिटर्न कराना चाह रहा हूँ। और इसको मैं क्या क्या दूंगा, मैंने कहा गेट सम, ठीक है, गेट सम, और मैंने कहा कि 5,10, ठीक है ना। ये मैंने दो वैल्यूज इसके अंदर दे दी, ओके। अच्छा, ये क्या किया इसने, मैंने गेट सम कॉल किया। अब गेट सम को जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो देखें ये दोनों को हाईलाइट कर रहा है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को कॉल करेगा। किसको कॉल करेगा ये हम लोग उसके अंदर जब हम लोग कॉल करेंगे इसको उस वक्त चेक कर लेंगे, क्योंकि मैं इसके अंदर देखें दो वैल्यूज दे रहा हूँ, तो अल्टीमेटली इसको उसको कॉल करना चाहिए जो दो वैल्यू वाला होगा। तो ये आर्टिफिशियली जो है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन कॉल सम 3 वैल्यूज का, ठीक है, 3 वैल्यूज मैं ले लेता हूँ। और इसको मैं कह देता हूँ ये है पब्लिक, इसके अंदर प्योर है, रिटर्न्स, ठीक है, और यू इंट हो गया। और इसके अंदर मैंने दोबारा गेट सम कॉल किया, गेट सम, इसके अंदर मैंने वैल्यूज दे दी 5, 10, 10, ठीक है जी। अब 3 वैल्यूज मैंने इसमें कॉल करनी बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अब क्या करता हूँ कि डिप्लॉय करता हूँ, पहले तो कंपाइल करता हूँ मैं। क्या वैल्यू क्या एरर दे रहा है, अच्छा ये यहाँ पे कह रहा है यू इन बी कुछ भी नहीं है भाई, ये है बेसिकली। अच्छा, इधर क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो मैं रिटर्न करा रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी, ये जो है सर रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं करी है आपने। सिग्नेचर में सर रिटर्न लिखना पड़ेगा। जी जी जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो फंक्शन कॉल सम वैल्यूज है उसके अंदर अननेम्ड रिटर्न वेरिएबल कैन रिमेन अनअसाइंड विद वैल्यू टू कॉल के। इसमें सर आपने इसमें रिटर्न डिफाइन किया हुआ है लेकिन रिटर्न कुछ हो नहीं रहा है, जस्ट मेथड कॉल हो रहा है, इस वजह से वो एरर दे रहा है। क्या बात आप है, रिटर्न हटा दें या तो मेथड से फिर सही ना ना सही ना हो ना, जाए। इसमें रिटर्न हमने कराना है ना, ठीक है जी, थैंक यू। तो हम लोगों ने ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया, ये कंपाइल हो गया, कोई एरर हमारा नहीं है इसके ऑटो अंदर। कंपाइल पे लगा लेंगे, साथ साथ होता रहेगा, फिर आपको नहीं करना पड़ेगा। क्या चीज, अच्छा ये ऑटो, ऑटो कंपाइल की बात कर रहे हैं। जी जी। अच्छा यार, इसका मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आप लोगों को, ऑटो कंपाइल अच्छा मैं क्यों नहीं करता हूँ, ठीक है। ऑटो कंपाइल इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जब हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहे होते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के बाद हमें इमीडिएटली इस कोड की जरूरत पड़ती है उसको वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ठीक। इसमें मेरी बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि कभी भी ऑटो कंपाइल को मैं चेक नहीं रखूँ। अब क्या हुआ कि मैंने एक मेन नेट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया, और कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के बाद अब मेरे पास गलती से ऑटो कंपाइल ऑन था, सही है। और उसी वक्त एक्सीडेंटली मैंने क्या किया कि बीच में कोई स्पेस डाल दिया या कोई डॉट डाल दिया या ये कुछ डाल दिया, इस तरीके से कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब ये करने के बाद इसका पूरा बाइट कोड चेंज हो जाएगा, पूरे कोड का बाइट कोड चेंज हो जाएगा। अब मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया था
उस कॉन्ट्रैक्ट में और इस कॉन्ट्रैक्ट में बाइट कोड का डिफरेंस होगा तो ये कभी भी वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि इसीलिए मैं कभी भी ऑटो कंपाइल को ऑन नहीं रखता हूँ। तो ये हमेशा याद रख लें, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस में अपने शामिल कर लें कि कभी भी आप जो है वो क्लाइंट को भी डिप्लॉय करेंगे या आप खुद भी डिप्लॉयमेंट करें तो कभी भी ऑटो कंपाइल को ऑन ना रखें। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। लेकिन नॉर्मल इसमें जैसे हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें मैंने क्या किया कि ऑटो कंपाइल को ऑन कर लिया और मैंने इसमें कुछ चेंजिंग करनी चाहिए, जैसे कि इसको मैंने कर दिया, एस्क्राइब कर दिया तो ऑटोमेटिकली मुझे बता देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करता हूँ मैं इसके अंदर आता हूँ तो यहाँ पे मुझे दे देता है कि कौन सा वाला फंक्शन मेरे पास ओवरलोडिंग प्रैक्टिस है, इसको मुझे डिप्लॉय करना है। मैंने इसको डिप्लॉय किया तो ये मेरे पास पूरे फंक्शंस के वेरिएबल्स आ गए। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, देखें गेट सम दोनों फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, और दोनों फंक्शन में मैं डेफिनेटली इसमें वैल्यूज जब पास करूँगा कुछ भी है 5 और 5 करके, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा जो भी सम करके। या इसके अंदर मैं करूँगा 2, 5 और 6, जिस तरीके से करता हूँ इसमें ऑटोमेटिकली इसने क्या कह रहा कि जो फंक्शन मैंने कॉल किया उसी फंक्शन के अंदर इसने वैल्यू रिटर्न किया। लेकिन क्या है, यहाँ पे जो कॉल सम 3 और कॉल सम 2 है, इसके अंदर तो मैंने सिर्फ गेट सम ही कॉल किया हुआ ना। अब ये तो मैंने बताया भी नहीं है, लेकिन क्या करेगा सॉलिडिटी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं इसके अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, वही फंक्शन उठा के लेकर आएगा जिसके हिसाब से इसको एट्रीब्यूट्स मिलेगा। मैं कॉल सम 3 कॉल करता हूँ तो ये 5 + 10 इसने 5 + 10 + 10 रिटर्न कर दिया तो ये 25 दे रहा है। मैं 2 को कॉल करता हूँ, इसके अंदर 5 + 10 है 15, तो ये इसको रिटर्न कर दिया। तो इसी तरीके से मैं सेम नेम के मैं फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ अपने सॉलिडिटी लैंग्वेज के अंदर, लेकिन उसको मैं कॉल करने के लिए जैसे ही मैं उसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट देता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करेगा और उसके हिसाब से हमारे को वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है जी, होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। और इसमें भी हम लोग जब उसको स्टडी करेंगे अपने सॉलिडिटी की बुक को तो ये भी हमारे को सेम यही चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली। अच्छा जी, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल फंक्शन, बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शंस जो है वो इसके अंदर सॉलिडिटी के अंदर कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जैसे ऐड मोड और मल्टीपल मोड। इसमें क्या होता है कि ये दो फंक्शन हम लोग इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर मैंने ऐड मोड का फंक्शन यूज़ किया तो ये क्या करेगा, पहले दो वैल्यूज को ऐड करेगा और उसका जो मॉड्यूलर ऑपरेशन है उसको अप्लाई करेगा और आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन मोड है, इसमें क्या करेगा, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेगा और फिर मॉड्यूलर फंक्शन को यूज करते हुए उसकी वैल्यूज को रिटर्न कर देगा। तो हम लोग इसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं एक दफा कि ये किस तरीके से करेगा बेसिकली। रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, मैं ये करता ये हूँ कि ये जितना भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसको मैं कॉपी करके आप लोगों को दे देता हूँ इसी पे आपके जूम पे, ताकि आप लोग इसको साथ साथ अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं नया फंक्शन नमन भाई। जी सर। अच्छा नमन भाई, हम ये भी कर सकते हैं कि इसके एक सॉल्यूशन यानी वो जो है क्या नाम है, फाइल बना के txt उसको हम गिट के ऊपर भी पुश कर दें उर्दू वाली पे ना, ताकि वो रहे एक्चुअली कि बहुत आसान ज्यादा लगे। वो हो जाएगा, लाइक प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ना, जब कभी हम लोग उसके अंदर वैसे कर सकते हैं, मैं एक पूरी फाइल क्रिएट करके आप लोगों को इस तरीके से भी सेंड कर सकता हूँ, गिट पे भी डाल दूँ। ठीक है, डाल दूँ, डन, एग्री। थैंक यू। अच्छा जी। अच्छा, मैं इसको सारे फंक्शंस को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं नया कॉन्ट्रैक्ट लिखता हूँ। मेरा कॉन्ट्रैक्ट है मैथ प्रैक्टिस के नाम पे मैं कर लेता हूँ। अच्छा, मैथ प्रैक्टिस के अंदर जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, हमारे पास दो मॉड्यूलर ऑपरेशन है, एक ऐड का है और एक मल्टीप्लाई का है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस अवेलेबल हैं इसके अंदर।
और इन दोनों को बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ किया भी जाता है हमारे सॉलिडिटी लैंग्वेज के अंदर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन कॉल एड मोड, ठीक है ना। इसको कॉल एड मोड लिखता हूँ और इसको मैं देता हूँ ये पब्लिक है, ठीक है, और इसको यकीनन प्योर है, इसको रिटर्न्स मुझे कराना है, रिटर्न्स कराना है। और मैं इसके अंदर क्या करता हूँ कि रिटर्न एड मोड लिखता हूँ, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा कि ये फंक्शन है। देखिए ब्लू में ऑटोमेटिकली आ गया, तो ये इसका मतलब है ये बिल्ट इन फंक्शन है। अब इसके अंदर ऐड मोड के अंदर क्या होगा कि मुझे 3 वैल्यूज इसके अंदर पास करनी पड़ेंगी। मैंने वैल्यू 1 दी, वैल्यू 2 दी और वैल्यू 3 दी। तो इसको दोनों को ऐड करेगा वैल्यूज को और इसका मॉड्यूलर निकालेगा 3 के साथ और इसको रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन कॉल मल्टीप्लाई मोड, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये पब्लिक है, प्योर है, और इसको भी रिटर्न्स करना है हमने, ठीक है। रिटर्न्स करना है और इसमें हमने क्या करना है, रिटर्न, मैंने इसको कहा मल्टीप्लाई मोड, और ये क्या करेगा, ये सेम वैल्यू मैं ले लेता हूँ 10, 20 और 3, इसको ये क्या करेगा कि मल्टीप्लाई करके भेज देगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और जाता हूँ, मैं क्या कर कंपाइल करता हूँ। अच्छा, ये मुझे क्या दे रहा है, अच्छा अब रिटर्न्स के अंदर मैंने इधर टाइप नहीं दी हुई टू इट, मैथ प्रैक्टिस है और मैथ प्रैक्टिस में मैं डिप्लॉय करता हूँ। डिप्लॉय करने के बाद इसको कॉल करता हूँ, कॉल एड मोड भी करूँगा तो ये इसमें वैल्यू रिटर्न करेगा। ये मल्टीपल मोड, मल्टीप्लाई का मोड है तो इसके अंदर ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है जी। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है सॉलिडिटी लैंग्वेज के, जिसको हम लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन में। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सर ये हम कस्टम अपना बना सकते हैं फंक्शन? जी बिल्कुल बिल्कुल, कस्टम इसमें तो हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं तो सारे 90% जो फंक्शंस होते हैं वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लेवल पे। यानी कि बाय यूजिंग ऑफ डिफरेंट फंक्शन आप अपना फंक्शन लिख सकते हैं, अपने फंक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं, किसी और फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो इसमें जाहिर बात है आपने अपनी लॉजिक लिखनी होगी तो आपने अपने फंक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे सारे। तो ठीक है जी। तो सर सर जब हम एक्सक्यूज अपना मी, फंक्शन बना जी सकते हैं तो फिर ये सॉलिडिटी का जो बिल्ट इन फंक्शन हम यूज क्यों कर रहे हैं? जी सर मैं कह रहा हूँ जब हम अपना फंक्शन बना सकते हैं तो हम सॉलिडिटी का बिल्ट इन फंक्शन यूज क्यों कर रहे हैं? हाँ देखें, हर लैंग्वेज के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। इन्होंने सॉलिडिटी ने अपने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं ताकि इस स्टैंडर्ड को यूज करते हुए अगर आप फंक्शन में काम करेंगे, मालूम आपने कुछ और मॉड्यूलर फंक्शन इस तरह का लिखा जिसमें गैस की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और इसमें लाइक आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से जब हम ये, क्योंकि इस जब इन्होंने एक कॉल एड मॉड फंक्शन एक लिखा है तो इसके पीछे पूरी की पूरी एक कहानी होगी, कुछ ना कुछ इन्होंने पूरा डिटेल लिखी होगी इस फंक्शन की, राइट। और इस फंक्शन की जो डिटेल होगी वो जाहिर बात है एक स्टैंडर्ड वे में, स्टैंडर्ड पैटर्न में लिखी हुई होगी। तो बजाय इसके कि वो आप दोबारा से कोई व्हील रीइन्वेंट करें, इन्होंने आपको एक स्टैंडर्डाइज फंक्शन बना के दे दिया कि अगर आपको इस तरीके से कोई दो वैल्यूज को ऐड करके या दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलर निकालना है किसी का, तो वो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं।
ठीक है जी। अच्छा सर, मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि ये अगर हम अपना शायद कस्टम बनाएंगे मॉडल फंक्शन ये, तो उसमें यूनिट की पावर 256 से बड़ी वैल्यू वो नहीं करेगा कैलकुलेट। और ये जो फंक्शन है सॉलिडिटी का बिल्ट इन, ये उसकी बड़ी वैल्यू भी कर देता है जी कैलकुलेट एग्जैक्टली यही यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने अपना जो फंक्शन ऐसे। क्रिएट किया हुआ है वो सारे स्टैंडर्ड पैटर्न को यूटिलाइज करते हुए इसको किया हुआ है। इसमें भी आप जब इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि वेयर द एडिशन इज परफॉर्म विद आर्बिट्री प्रिसिशन एंड डज नॉट रैप अराउंड एट 256। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब हम लोग सॉलिडिटी के अंदर काम कर रहे होते हैं ब्लॉकचेन लेवल पे, तो डेसिमल स्टैंडर्ड डेसिमल तो 18 है, और अगर आपका की वैल्यू जो नॉर्मल वैल्यू है वही 1 कॉर्डिलियन है, तो 1 कॉर्डिलियन प्लस 18 डेसिमल मिला के अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो वो काफी इसके अंदर मिसमैच भी होने के चांसेस हैं। तो इसमें इन सॉलिडिटी में ज्यादातर फोकस करते हैं कि स्टैंडर्ड्स पे काम करें, और जो स्टैंडर्ड पैटर्न है जो उसी को फॉलो करें हम लोग। उसके अंदर जो वेरिएबल टाइप है, फॉर एग्जांपल अगर यू इंट 8 ही यूज करना है तो यू इंट की 8 यूज करें, अननेसेसरी हम लोग स्पेस को यूटिलाइज ना करें। तो इसीलिए जो है इस पे लाइक हम लोग जो स्टैंडर्ड फंक्शन की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड फंक्शन ही हम लोगों को यूज करने चाहिए, और ना कि हम लोग अपने खुद के फंक्शन क्रिएट करें। उसके अंदर गैस का इशू भी आ सकता है काफी जगह पे। ठीक है। ठीक जी। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक हमारे पास फंक्शन है क्रिप्टोग्राफिक। अच्छा, क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो मैं कॉन्ट्रैक्ट लिखता हूँ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का एक बाइट कोड जनरेट होता है, ठीक है। और उस बाइट कोड को जनरेट करने के लिए क्या करता है कि वो डिफरेंट कैरेक्टर्स लेता है। उसमें पूरी फाइल भी हो सकती है, पूरे 1000 प्लस लाइन्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, यानी कि पूरा आपका डाटा उसके अंदर आ सकता है। और उस डाटा को आप उसके अंदर इजीली अगर उसको कन्वर्ट करना चाहें विद 1 लाइन ऑफ कोड और समथिंग लाइक दैट, तो उसको हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर जो बहुत ही नोन फंक्शन है जिसको हम लोग यूज करते हैं, एक KECCAK 256 और SHA 256, ठीक है ना। ये दोनों फंक्शन हम लोग यूज करते हैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली। SHA 256 बेसिकली क्या करता है कि आपको एक हैश कोड क्रिएट कर देता है, और जबकि जो KECCAK है 256, ये आपको पूरा कंप्लीट बाइट कोड्स क्रिएट करके दे देता है। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको किस तरीके से हम लोग क्रिएट करेंगे और किस तरीके से इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो इसको हम टू फ्रंट प्रैक्टिस के नाम पर मैं ले लेता हूँ। इसमें हम दोबारा जाते हैं, इसके अंदर मैं लिखता हूँ फंक्शन कॉल KCCAK, ठीक है जी। ये फंक्शन का नाम मैंने क्रिएट कर लिया। इसको मैं कहता हूँ कि ये अगेन ये पब्लिक है, ये प्योर है, और ये जो रिटर्न्स करेगा मुझे, ठीक है, ये इस रिटर्न्स करेगा बेसिकली बाइट्स 32, और इसको मैंने दे दिया नाम रिजल्ट का, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर रिटर्न कराता हूँ KACCAK 256, इसमें मैं देता हूँ
अब इसको मैं अगर इसको अपने पास रन करता हूँ तो ये क्या करेगा कि कंप्लीट, मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ, डिप्लॉय करके चलाता हूँ तो इसने क्या किया, ये पूरा मेरे पास बाइट कोड इसने जनरेट करके दे दिया रिजल्ट के नाम पे, रिजल्ट इसने ये दे दिया मुझे। ठीक है, तो ये क्या किया इसने बेसिकली, इसका कंप्लीट जो भी मैं इसके अंदर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल PIC बूट कैम्प, ठीक है, मैं इसके अंदर ये बूट कैम्प मैंने लिख दिया और इसका दोबारा फिर डिप्लॉय करता हूँ। अच्छा, डिप्लॉय कर दिया मैंने। तो अब क्या किया इसने, ये इसका रिजल्ट चेंज कर दिया होगा इसने। ठीक है, इसी तरीके से एक हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन कॉल SHA-256 के नाम पे, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक ये इसको मैं क्या करूँगा, रिटर्न्स। ठीक है जी, और इसको भी मैं रिटर्न्स में बाइट्स देता हूँ, बाइट्स रिटर्न SHA-256 और इसको भी ये मेरे पास डिप्लॉय हो गया, और इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास इसका मेरे पास बाइट कोड जनरेट हो गया और इसका मेरे पास ये हैश कोड जनरेट हो गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से मैं इजीली इस इन स्टैंडर्ड कोड्स को यूज करते हुए हैश कोड भी क्रिएट कर सकता हूँ और बाइट कोड भी क्रिएट कर सकता हूँ बाय हेल्प ऑफ दीज टू फंक्शन। ठीक है भाई, अच्छा तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सर इन हम लोग, दोनों फंक्शंस में डिफरेंस क्या है सर? सॉरी सर मैं कह रहा हूँ इन दोनों फंक्शंस में डिफरेंस या कोई एडवांटेज दोनों में से किसी एक का? नहीं नहीं, देखिए इसमें जो आपका बाइट कोड है तो वो बाइट्स कोड तो आपको क्या करेगा कि आपको बेसिकली डिकोडिंग कर दी है उसने ना, पूरे कोड की आपको डिकोड करके उसने एक आपको एक बाइट बना के दे दिया। अगर इसको आप डिकोड करेंगे तो ये KECC का फंक्शन जो है क्या कर रहा है, कंप्यूट द KEC हैश ऑफ द इनपुट, आपका जो भी इनपुट होगा उसको आपका जितना भी बाइट कोड है बाइट्स के अंदर आपको बेसिकली कन्वर्ट करके दे देगा। जबकि ये SHA का फंक्शन क्या कर रहा है, आपको एक हैश क्रिएट करके दे रहा है, जो आपका जो है जो भी आप इसके अंदर कोड डालते हैं उसकी हैशिंग करके दे रहा है। तो आपने अगर ब्लॉकचेन के अंदर इसमें स्टडी किया होगा तो आपको इसमें पता होगा कि हम लोग जब बाइट्स करते हैं तो बाइट्स क्रिएट क्यों कर रहे होते हैं, और जब हम लोग किसी कोड का हम लोगों को हैश क्रिएट करना होता है तो हम लोग इसको क्यों यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अच्छा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें विड्रॉल पैटर्न को हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था इसके अंदर कि हम लोग जो पे जो फॉल बैक फंक्शन है उसके अंदर किस तरीके से हम लोग ईथर को जब हमको रिसीव करना होता है तो हम लोगों को फॉल बैक और रिसीव का फंक्शन हम लोग यूज करते हुए अपने फंक्शन को इस काबिल बनाते हैं कि हम लोग ईथर को रिसीव कर सके। तो हम लोगों ने बाकायदा प्रैक्टिकल भी करके देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग विड्रॉल का मैकेनिज्म किस तरह यूज करते हैं। विड्रॉल मैकेनिज्म बेसिकली इंश्योर करता है हमारे को डायरेक्ट ट्रांसफर कॉल के जो है वो इस पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, और इसमें हम लोग इजीली किसी भी कोड को लिखते हुए उसके अंदर इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं कि
एक सेंडर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लाइक किस सेंडर ने क्या वैल्यू भेजी और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या वैल्यू आई। तो वो हम लोग प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं कि ये हम लोग विड्रॉल का पैटर्न किस तरीके से हम लोग सॉलिडिटी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो मैं सेम फंक्शन को ही यूज करता हूँ इसके अंदर। मैं सर एक्सक्यूज मी जी भाई। सर, जिस तरह ये आपने कन्वर्ट किया है इसको अपना शाह के थ्रू, तो क्या पता चल सकता है कि हमने कौन से एल्गोरिथम के थ्रू इसको कन्वर्ट किया है इसके अंदर, अगर सिर्फ हमारा बाइट कोड हो जनरेट? अगर सिर्फ हम कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करें सर हम अपना मेन नेट के ऊपर या फिर टेस्ट नेट के ऊपर, तो क्या हमें पता चल सकता है उस टाइम कि हमने किस एल्गोरिथम के थ्रू जो है ना ये अपना जो अपने टेक्स्ट की कन्वर्जन या डेटा की कन्वर्जन की है? देखें, आपको जो लाइक जिस ब्लॉकचेन के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, अभी तो हम लोग इथेरियम के पर लाइक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहे हैं इथेरियम को यूज करते हुए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इथेरियम के अंदर हमारे पास जो कंसेंसस मैकेनिज्म यूज हो रहा है वो प्रूफ ऑफ वर्क का है। तो वो प्रूफ ऑफ वर्क के तहत जो है वो क्या करता है कि एक सिक्योर हैश एल्गोरिदम आपको क्रिएट करके देता है और वो प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम कर रहा होता है बेसिकली। तो हम लोग अभी प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ दूसरे एल्गोरिदम पे हम लोगों ने तो काम किया नहीं है अभी। तो हम लोग इसलिए जो जितना भी हैशिंग क्रिएट कर रहे हैं वो प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके सर, मतलब कि सर हम जो हैशिंग यूज कर रहे हैं ये अगले बंदे को भी पता होगा कि हम क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं अपने एन्क्रिप्शन के लिए? नहीं, अगले बंदे किसको? मतलब जब हम कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं तो जो ईथर स्कैन हो गया, तो अगर आप हाँ, जाके हाँ। देखें वहाँ पे काफी दफा कॉन्ट्रैक्ट की जो है ना पूरा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे मौजूद होता है। जी तो जी। इस तरह से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को देख के ये पता लगाया जा सकता है कि इसके अंदर क्या इस्तेमाल हुआ है। तो सर ये हाँ, ज्यादा उसके सिक्योरिटी के साथ उसके अंदर आप जी, आप जब उसके अंदर जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप बाइट कोड्स को देखेंगे उसका ईथर स्कैन के ऊपर या बीएससी स्कैन के ऊपर आप उसके अंदर चेक करेंगे तो उसके अंदर मैकेनिज्म लिखा होता है कि कौन से एल्गोरिथम को यूज करते हुए इसका बाइट कोड क्रिएट हुआ होगा। उसको हम लोग देख लेंगे। हम लोग जब टोकन क्रिएशन के ऊपर आएंगे ना तो इसको हम लोग बाइट कोड्स को और जो हैश एल्गोरिथम है इसको एक दफ़ा दोबारा भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जब हम लोग अपने कोड को पूरा क्रिएट करने के बाद उसको वेरिफिकेशन पे आएंगे। तो उस वक्त हम लोगों को और फर्दर इसकी डेप्थ नॉलेज मिलेगी। मैं एक्चुअली हटना नहीं चाह रहा था उस टॉपिक पे, लेकिन आप ये कह रहे हैं तो मैं आपको एक होल्ड कीजिएगा। ये आज ही तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है उसके ऊपर बीएससी स्कैन के ऊपर ही। तो ये बीएससी स्कैन के ऊपर आप देखें पूरा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि डिप्लॉय हुआ है, वेरीफाई हुआ है। 13 फरवरी को हम लोगों ने इसको सबमिट किया था और ये डिप्लॉय हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट की एबीआई है वो आप इसके अंदर जाके अगर आप इसका जेसन फॉर्मेट फाइल के ऊपर देखें या लाइक तो इसके अंदर आपको मैसेज के अंदर बिल्कुल बता देगा कि आपका जो एल्गोरिथम है वो कौन सा यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है, ये पूरी आपको डिटेल दे देगा। और इसी तरीके से आप इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की जो क्रिएशन की जो बाइट कोड है, ठीक है, तो ये बाइट कोड भी आपको इसने बता दिया कि कौन क्या बाइट कोड इसने यूज़ किया हुआ है। बाइनेंस वर्चुअल मशीन का डिकम्पाइलर यूज़ करते हुए इसने ये बाइट कोड क्रिएट किया बेसिकली। ठीक है, तो ये देखें ये बाइट कोड आपको पूरा कंप्लीट इसके अंदर कोडिंग दी हुई है। इसको आपको तो समझ में आएगा नहीं, बेसिकली ये मशीन लैंग्वेज है तो इसके अंदर आप इजीली इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी दे रहा है कि डिप्लॉयड बाइट कोड कौन सा है। तो ये इसमें हम लोग इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन के ऊपर आएंगे। ठीक है भाई साहब। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सो मच। अच्छा।
अब हम लोग आते हैं जनाब विड्रॉल के ऊपर। विड्रॉल में बेसिकली क्या है कि हम लोग विड्रॉल का कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एड्रेस के नाम पे। और इसके अंदर मैं सेम इसी उसको यूज करता हूँ जो हम लोगों ने प्रैक्टिस दी हुई है, लेकिन इसके अंदर कुछ क्योंकि उन्होंने ओल्ड वर्जन यूज किया हुआ है तो इसको मैं अपने लेवल पे इसको मॉडिफाई किया हुआ है। मैंने एक वेरिएबल बनाया रिचेस्ट का, ठीक है। बेसिकली क्या है, रिचेस्ट एक एड्रेस है और उसके अंदर जो है वो ओनर का बेसिकली एड्रेस जाएगा। और मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ यूएंट की डाटा टाइप और इसको मैं पब्लिक देता हूँ, पब्लिक। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि जो भी ईथर मैं इसको सेंड करूँगा वो इसके अंदर जा रहे होंगे मोस्ट सेंड के वेरिएबल के अंदर। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक और मैपिंग क्रिएट कर लेता हूँ अपने पास। मैपिंग में क्या करता हूँ, मैं एड्रेस को लिंक करता हूँ मैं यूएन के साथ। यूएन के साथ मैं लिंक कर दिया और इसमें मैंने इसको नाम दे दिया पेंडिंग विड्रॉल का। ठीक है जी। अच्छा, ये तो मेरे वेरिएबल क्रिएट हो गए जो कि मैंने इसके अंदर लाइक क्रिएट करने। अच्छा, इसी तरीके से एक मेरे पास एक स्टैंडर्ड वेरिएबल है जो कि अगेन सॉलिडिटी का स्टैंडर्ड है बेसिकली, कि अगर मैं एक फंक्शन है कि अगर मैं चाहूँ कि लाइक एक एरर क्रिएट करूँ कि उस जो एड्रेस ट्रांसफ़र कर रहा है ईथर, उसके पास ईथर अवेलेबल ही नहीं है। और फॉर एग्जांपल मैंने 10 ईथर कहीं भेजने हैं और उसके पास बैलेंस ही 5 का है, तो वो मुझे ऑटोमेटिकली एरर दे दे कि ये इसके पास इतने ईथर अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फंक्शन हमारे पास है सॉलिडिटी के अंदर विद नेम ऑफ नॉट इनफ ईथर। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से इसके अंदर मैंने यूज़ किया हुआ है ताकि मैं इसको एरर के अंदर कोई भी मेरे पास एरर आता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली इसको लाइक कॉल कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, बेसिकली कंस्ट्रक्टर होगा जो कि पेएबल होगा। ठीक है, पेएबल मीन्स सारी बात है उसके अंदर मैं रिसीव कर सकूँगा ईथर को या कोई भी वैल्यूज़ को। ठीक है, जो भी मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र करना चाहूँगा। अच्छा, मैंने कहा कि जो जो रिचेस्ट है, ठीक है ना, ठीक है, रिचेस्ट क्या है बेसिकली, रिचेस्ट के अंदर मैं मूव कर रहा हूँ मैसेज डॉट सेंडर को। ठीक है, जो भी लाइक जो भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेगा बेसिकली, ठीक है, उसका एड्रेस रिचेस्ट के अंदर चला जाएगा। सही है। अच्छा, और जो भी मैं इसके अंदर मोस्ट सेंड जो मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर क्या चले जाए, जो भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, लाइक जो भी ईथर मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली मूव हो जाए। तो ये तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज़ को भेज देगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और फंक्शन क्रिएट करने मेरा फंक्शन क्या क्रिएट करेगा या क्या करेगा कि जो भी मैं ट्रांसफ़र करूँगा ईथर, वो कॉन्ट्रैक्ट रिसीव करेगा और वो जो मोस्ट सेंट वाला जो वेरिएबल है वो उसके अंदर लाइक कैप्चर कर लेगा उस वैल्यू को। ठीक है ना, तो इसको फंक्शन को मैं क्या करते हैं कि फंक्शन मैं लिखता हूँ बिकम रिचेस्ट, बिकम
रिचेस्ट को मैं यूज करता हूँ। गजमुली कौन लाया किया है? मैडम जी, गजमुली कौन दे गया? ये म्यूट कर देंगे वो। पब्लिक होगा, अनम्यूट। पेबल होगा, ठीक है, और पब्लिक होगा, फिर पेबल होगा। इसमें मुझे कुछ रिटर्न्स तो कराना नहीं है कि मैं इसके अंदर वो लाइक कैलकुलेशन कराऊंगा। इसमें मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा मैंने जो एक ये वेरिएबल बनाया था पेंडिंग विड्रॉल्स के नाम पे, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ रिचेस्ट को, ठीक है, और रिचेस्ट को यूज करते हुए इसके अंदर जितने भी प्लस इज इक्वल टू, ये देखें असाइनमेंट ऑपरेटर में यूज कर रहा हूँ इधर, और इसके अंदर जो जितने भी मैं इसके अंदर ईथर भेजूंगा वो इसमें जाके अटैच हो जाएंगे, मैसेज डॉट, ठीक है। अच्छा, और फिर मैं करता हूँ कि जो रिचेस्ट है उसके अंदर मूव हो जाए मेरा जो भी सेंडर है, मैसेज डॉट सेंडर, वो उसके अंदर रिचेस्ट के अंदर मूव होगा, ठीक है। अच्छा, और जो मोस्ट सेंट के अंदर है जो मैंने एक वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर क्या मूव हो जाए, मैसेज डॉट वैल्यू मूव हो, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ तक तो क्या किया कि मैंने एक कंप्लीट एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर क्या करेगा कि ये पेंडिंग विड्रॉल के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं उसको वो प्लस करता रहेगा, और उसको हम लोग इधर देख भी सकते हैं। तो मैं इसको या तो मैं रिमूव कर दिया, मैं डिप्लॉय करूँगा। डिप्लॉय करने में अभी देखें मोस्ट सेंट में हमारे पास कुछ भी वैल्यूज नहीं है, रिचेस के अंदर मेरे पास जो एड्रेस है जिस पे मैंने डिप्लॉय किया है 35CB2 वाला, तो ये इसके अंदर आ रहा होगा 35CB2। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ईथर ट्रांसफर करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं 1 ईथर ट्रांसफर करता हूँ। तो मैंने जो बिकम रिचेस्ट वाला है इसके अंदर इसका जो फंक्शन लिखा है इसके अंदर क्या करेगा कि जो मैसेज डॉट वैल्यू उसके अंदर भेज देगा और ऑटोमेटिकली मोस्ट सेंड जो है इसको अपडेट कर देगा। इसको मैंने रिप्लाई किया, इसमें इसने कर दिया होगा, और ये देखें मोस्ट सेंड के अंदर ये वैल्यूज आ गए। अच्छा, अब क्या हो कि मैं फॉर एग्जांपल अभी तो हमारे पास अवेलेबल हैं ईथर 98, ठीक है ना। अगर मैं क्या करूँ कि इसके अंदर 100 ईथर ट्रांसफर करना चाहूँ, ठीक है, 200 ईथर ट्रांसफर करना चाहूँ, तो क्या करेगा ये मुझे, इसमें मैंने कुछ अभी लगाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे कि इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे, ताकि फंक्शन आगे बढ़े नहीं तो और इसमें ऑटोमेटिकली मुझे इधर ही बढ़ने से पहले ही कुछ रोक दे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ की कंडीशन लिख देता हूँ, इफ मैसेज डॉट वैल्यू लेस देन इक्वल टू मोस्ट ईथर है, मोस्ट सेंट है, ठीक है। तो ये क्या करे, रिवर्ट कर दे, ना कि आगे मुझे कुछ प्रॉब्लम करे, और इसमें रिवर्ट कर दे और नॉट इनफ ईथर को मुझे रिटर्न करा दे इसके अंदर। इसको मैं इस तरीके से कंपाइल किया, मैंने कंपाइल करके इसको मैं ट्राई करता हूँ।
एक्चुअली मैंने इसमें 200 ईथर लिखे हुए थे और इसमें अवेलेबल बैलेंस होता है 100 का मैक्सिमम, तो 98 का बैलेंस था और मैं इसके अंदर ट्रांसफर करना चाह रहा था 200, तो इसलिए मेरे पास एरर क्रिएट कर रहा था। अच्छा, अब मैंने क्या किया इसके अंदर, अभी मोस्ट सेंड को देखूंगा 0 वैल्यू दे रहा है, रिचेस्ट के अंदर मेरे पास वो वाला जो जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया उसको दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, मैं 10 ईथर ट्रांसफ़र करता हूँ। फॉर एग्जांपल 10 ईथर ट्रांसफ़र किए मैंने, उसने 10 ईथर ट्रांसफ़र कर दिए होंगे और ये इसका बैलेंस भी दे रहा है मुझे। अब मैं क्या करूँ कि अगर इसके अंदर मोर देन, अभी देखें इसका बैलेंस कम हो गया, मोर देन 88 में ट्रांसफ़र करूँ तो ये मैं ऑटोमेटिकली मुझे क्या करे कि एरर दे दे कि हमारे पास जो है वो इसका इतना ट्रांसफ़र ही नहीं है, डोंट हैव इनफ फंड्स टू सेंड ट्रांजेक्शन टू परफॉर्म, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास इधर इसने एरर मैसेज क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने विड्रॉल्स को और ईथर को की वैल्यूज़ को अपने पास कंट्रोल कर सकते हैं इस मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए। इसमें बेसिकली आपको पेबल का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, जिस फंक्शन के साथ हम लोगों ने ईथर रिसीव करने हैं या उसको हम लोगों ने बैलेंस को मेंटेन करना है, ठीक है जी। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जब मॉडिफायर को हम लोगों ने पढ़ा था तो उसके अंदर हम लोगों ने इसको काफ़ी डिटेल में इन डेप्थ डिस्कस किया था। बेसिकली इधर भी हम लोग मॉडिफायर को यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग मॉडिफायर को यूज़ करते हुए इजीली देख सकते हैं कि जो भी हमारा जो सेंडर है, अगर ओनर नहीं है तो वो कोई काम आप परफॉर्म कर सके या ना कर सके, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिकली इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं हमारे अपने कस्टमाइज फंक्शन के थ्रू भी और बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू भी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे इन्होंने जो एग्जांपल क्रिएट किए हुए हम लोगों ने लास्ट टाइम भी इसको हम लोगों ने डिटेल में देखा था। इसके अंदर क्या था कि एक ओनर को का एड्रेस क्रिएट कर दिया, उसके अंदर उसमें इन्होंने टाइम इसके अंदर पास कर दिया और मॉडिफायर क्रिएट कर दिया है कि जो एड्रेस है, ठीक है, वो मैसेज डॉट सेंडर जो हम लोग अकाउंट सेंड कर रहे हैं वही हो, अदरवाइज वो कह दे के सेंडर नॉट अथॉराइज, ठीक है। तो इसमें पूरा कंप्लीट इन्होंने पूरा एक प्रैक्टिस दी हुई है। तो आई एनकरेज आप यू कि आप लोग इसको जाके खुद से इसको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोगों को मज़ीद डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं किसी पिछली क्लासेस से रिलेटेड या आज के चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर देने के लिए तैयार हूँ। अदरवाइज हम लोग ऑफलाइन भी डिस्कशन कर सकते हैं कुछ, अगर आपने कुछ और भी क्यूरीज हैं तो। सर मैं ये बताना चाह रहा था कि सर ये जो क्लास में कोड जो भी हमने किया है तो उसकी मैंने एक रिपॉजिटरी बनाई हुई है, तो अगर आप कहें तो मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर दूं उर्दू की, जिसमें सर कासिम कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आप कर दीजिए। आप एक काम कीजिएगा, बल्कि मैं आप लोगों से एक ग्रुप का लिंक शेयर करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। उस ग्रुप पे जाके आप लोग अपने चाहें तो ज्वाइन कर दें। बेसिकली क्योंकि अगर आप लोग फ्रीलांस का काम करना चाह रहे हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा स्टार्टअप भी हो सकता है और उसमें काफ़ी आप लोगों को हेल्प भी मिल सकती है। तो मैं आपसे एक मिनट फ्रीलांस का ग्रुप वाला शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग भी उसको ज्वाइन कर लें, और अगर कोई किसी की क्यूरी है, कुछ चीज़ें हैं तो वो आप लोग इजीली उसको कर सकते हैं। ये मैंने लिंक जो है ना इसमें सेंड कर दिया है चैट विंडो पे। तो आप लोग इसको, अगर आप लोगों ने किसी ने भी ज्वाइन करना है फ्रीलांसर ग्रुप को, तो वो आप इसमें कर सकते हैं ताकि आप अपना एटलीस्ट आप लोग इस लेवल पे अभी आ चुके हैं कि अगर आप लोगों ने प्रॉपरली सारी क्लासेस को सही तरीके से
कवर किया है, तो कि आप अपना सॉलिडिटी का कोड लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। और आज तक की क्लास के अंदर हमने सारे स्टैंडर्ड फंक्शन, जितने वेरिएबल्स हैं, वो सब कुछ देख लिया है, उसको कवर कर लिया है। और इसको अगर आप देखें, जो भी आपको टीचर टीच कराता है, मतलब लेक्चर देता है, वो बेसिकली अगर 10% भी आपने उसको कवर कर लिया तो 90% इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको कैच करें, उसकी एडवांसमेंट पे जाएं, डिफरेंट रिसर्च करें, R&D करें, यूट्यूब चैनल अवेलेबल हैं, लाइक वेट करें कि लाइक जो मैंने आपको कम्युनिकेट किया है उसमें अगर कोई और भी मॉडिफिकेशन है, कोई एनहांसमेंट है, आप डिस्कस करें नेक्स्ट क्लासेस के अंदर भी। तो आप अगर आप खुद करना चाहेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें करने के लिए और सीखने के लिए। बेसिकली हम लोग आपको एक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है कि ये कॉन्सेप्ट है, सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग क्या होती है और सॉलिडिटी को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, किस तरह कंपाइल किया जा सकता है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग और फर्दर डेवलपमेंट है, डेप्स को क्रिएट करेंगे, आगे जाके हम टोकन क्रिएट करेंगे ERC20, ERC721, ठीक है, इसको हम लोग डेप्थ में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा एडवांस पे जाके कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये क्या है, इसमें कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, विजिबिलिटीज क्या होती हैं, विजिबिलिटी के क्वालिफायर्स क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, इसको हम लोग एक मैक्रो लेवल पे इसको देखेंगे। और फिर हम लोग इसको जितने भी इनहेरिटेंस की क्लासेस हैं, कंस्ट्रक्टर हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, इंटरफेसेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि नेक्स्ट क्लास सॉलिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट होगी, इसके बाद हम लोग टोकन क्रिएशन के ऊपर इंशाल्लाह आ जाएंगे। और उसमें फिर अगर आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको टोकन क्रिएशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, तो मैं अपनी क्लास का आज इधर ही एंड करता हूँ इंशाल्लाह। आप लोगों सर को एक्सक्यूज मी, जी सर एक्सक्यूज मी, जी सर हमें फर्दर कितना चाहिए टाइम इसको पूरा करने के लिए कोर्स को? जैसे आपने कहा कि नेक्स्ट क्लास जो होगी वो लास्ट होगी सॉलिडिटी के ऊपर, तो जी उसके बाद सर ये TCR20 के टोकन बनाने हैं और आगे जो हमारी फर्दर डेवलपमेंट होगी ब्लॉकचेन के अंदर, तो सर जी कितना जी टाइम और रिक्वायर्ड होगा सर हमें? और मेरे सर कोई ख्याल में ऐसा, नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सारी चीजें। और सर ये जो हमारे पास सर्टिफाइड यूनिकॉर्न डेवलपर का जो कोर्स है वो सर बस अपने एंड में है या इसके बाद भी कुछ होगा सर, कि नहीं ये आफ्टर सर ब्लॉकचेन खत्म हो नहीं जाएगा नहीं, ये सर? ब्लॉकचेन से रिलेटेड चीजें जो जितनी भी हैं वो तो हम लोग नेक्स्ट 2 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे। और आई बिलीव कि नेक्स्ट आपका जो सेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ये सर कासिम आपको फर्दर डिटेल बताएंगे, लेकिन ये है कि ब्लॉकचेन इंशाल्लाह हम लोग विद इन 2 मंथ्स में इसको कंप्लीट कर लेंगे। सर मेरे क्वेश्चन है, कुछ पूछ सकता हूँ? जी जनाब। सर ये पूछना था कि ये जो पैकेजेस आपने बताया था, वो जो ना जितने भी पैकेजेस होते हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए, जो प्रोजेक्ट होता है ब्लॉकचेन को कोई भी हम डेवलप करते हैं डेफी का, तो हर दफा वो पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे कि एक दफा कर लिए आपने तो उसको बस खत्म हो गया? देखें, अब अगर आप बात कर रहे हैं इसकी NPM पैकेजेस की, तो जो आप प्रोजेक्ट के ऊपर आपने कोई एक पैकेज इंस्टॉल कर दिया है NPM के साथ, ठीक है, और उस पैकेज को आप यूज जब कर रहे हैं और उसके अंदर अगर कोई फर्दर अपग्रेडेशन नहीं आती है, तो वो पैकेज जो है इजीली आपका चलता रहता है और आपको दोबारा इंस्टॉल नहीं करना पड़ता उसी प्रोजेक्ट को रहते हुए। लेकिन अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है और आप चाह रहे हैं कि उस प्रोजेक्ट को आप इनहेरिट करें, तो आपने क्या करना पड़ेगा कि इनहेरिट करने के लिए NPM इंस्टॉल करना पड़ेगा। सारा जितना NPM इंस्टॉल क्या करता है कि जितनी भी आपके पैकेजेस उसके अंदर लिखे हुए होते हैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर, उसको आपके पास उसकी डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल कर देता है। और उसके अंदर अगर कोई अपग्रेडेशन होती है तो वो भी आपको NPM के अंदर नोट की ब्यूटी है कि वो आपको रिकमेंड कर देता है कि ये पैकेजेस जो है ना अपडेट्स हैं, आप चाहें तो इसको अपडेट भी कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो VS कोड पे काम करने के लिए एक्सटेंशन कोई आप रिकमेंड करते हैं, कोई आप कौन सी यूज करते हैं जो सॉलिडिटी के लिए आसानी पैदा करती है? सॉरी आप, आई डोंट गेट यू। मैं कह रहा हूँ कि जो VS कोड है उस पे एक्सटेंशन कोई कौन सी करनी चाहिए इंस्टॉल जो सॉलिडिटी का काम करने के लिए हमारे लिए आसानी पैदा करती है, कोई आप रिकमेंड अच्छा करते हैं?
देखें इसके अंदर काफी लाइक एक्सटेंशंस आती हैं जो कि लाइक मैंने जैसे कि अभी रिसेंटली एक सर्वर के नाम पे, लाइव सर्वर के नाम पे एक पैकेज इंस्टॉल किया। उस लाइव सर्वर का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मुझे जो है ना वो सेपरेटली जो है वो npm नोट का सर्वर यूज करना नहीं पड़ा। तो डायरेक्टली मैं HTML कोई भी लिखिया, मैं राइट क्लिक किया और लाइव सर्वर पे गया, वो मुझे पूरा कंप्लीट उसने बता दिया कि इसका आउटपुट क्या है। तो इसी तरीके से बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं जो कि आप गूगल करेंगे तो आपको ठीक ठाक चीज़ें मिल जाएंगी। और इसमें अब तो कोई वो ही नहीं है, बाउंड्रीज ही नहीं रही ना। आपका यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, आप यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको फायदेमंद हो सकती हैं, आप क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करें, क्या क्या चीज़ें लेके चलें जिससे आप लाइक इजीली आप इसको लाइक कोई प्रोजेक्ट आप लाइक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपने एक ही प्रोजेक्ट के अंदर वो वाले पैकेजेस या लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली जिसकी ज़रूरत ही नहीं है और अपने अपने प्रोजेक्ट को अननेसेसरी हैवियर कर लिया है, तो ये भी रिकमेंडेड वे नहीं है। तो आप रिकमेंडेड वे यही है कि वो चीज़ यूज़ करें जिसकी आपको ज़रूरत है बेसिकली। तो दूसरा सर ये पूछना था कि जो माइनिंग है, जो जी। भी जितने भी कॉइन्स बने हुए हैं, इनमें माइनिंग हम जो काम कर रहे हैं, ये माइनिंग की तरफ जा रहे हैं या किस सेंस में जा रहे हैं? अगर हम माइनिंग करना चाहें तो क्या करना चाहिए हमें? देखें जब ब्लॉकचेन के अंदर बात कर रहे होते हैं ना, ब्लॉकचेन के अंदर वैरायटी ऑफ फील्ड्स हैं, ठीक है। वैरायटी ऑफ फील्ड्स में एक फील्ड आपकी माइनिंग की चाहिए, एक सही है। फील्ड आपकी डेवलपमेंट की है। डेवलपमेंट जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक फील्ड है आपकी ट्रेडिंग की, ठीक है ना, वो डिफरेंट फील्ड है जिसमें लाइक इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वो डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी को बाय कर रहते हैं। इथेरियम हो गया, बाइनेंस BNB हो गया, बिटकॉइन हो गया, इसको अपने पास जैसे ही प्राइस अप गई सेल कर दिया, डाउन गई तो बाय कर लिया, वो अपनी एक डिफरेंट फील्ड है। इसी तरह एक फील्ड है माइनिंग की। माइनिंग के अंदर क्या होता है कि आपको फॉर एग्जांपल आपने माइनिंग करनी है बिटकॉइन की, सही है। अब बिटकॉइन के अंदर कोई एक विनर होता है, सही है। और सही। उसके अंदर क्या होता है कि आपको उस जो प्रूफ ऑफ वर्क का उसके अंदर एल्गोरिदम यूज होता है। प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर आपको बहुत ही हाई पावर की आपकी मशीनरी चाहिए होती है, सर्वर की कैपेसिटी वही होनी चाहिए। और उसके अंदर जो बिटकॉइन के अंदर जो एक ब्लॉक क्रिएट होता है वो नंबर 1 वो हर 15 मिनट्स के बाद हो रहा होता है। नंबर 2 उसके अंदर आपको माइनिंग पावर बहुत ठीक ठाक चाहिए ताकि आप जो है ना उसको माइन कर सकें। और प्रूफ ऑफ वर्क का जो जाहिर बात है एल्गोरिदम यूज होता है, उसके अंदर आपको आप सब जितने भी माइनर्स होते हैं वो लगे होते हैं कि किसी तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। वो प्रॉब्लम सॉल्व जिसने पहले कर दी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट जो बैठे हुए होते हैं, माइनर्स बैठे हुए होते हैं, वो उसको वैलिडेट करते हैं कि ये जो उसने प्रॉब्लम सॉल्व की वो वैलिड प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर वैलिड है, वो 50% से ज्यादा लोगों ने कहा हाँ भी वैलिड है, तो वो जो वैलिड जिसकी भी ट्रांजैक्शन होती है वो उसको क्या करता है कि रिवॉर्ड मिलता है। जो जितने भी बिटकॉइन जनरेट हुए हुए आजकल 2.65 जनरेट हो रहे हैं आई बिलीव। तो वो जितने भी पर ब्लॉक के ऊपर जनरेट हो रहे होते हैं वो उसको एक तो वो मिल रहे होते हैं और दूसरा उसको जो रिवॉर्ड मिल रहा होता है वो मिल रहा होता है जो भी हमारी ट्रांजैक्शन फीस है, वो भी ट्रांजैक्शन फीस भी एक जगह क्यूमुलेट हो रही होती है, तो वो भी माइनर को मिल रही होती है। तो जो भी माइनर्स की इन्वेस्टमेंट हो रही होती है तो वो इधर आपकी कवर हो रही होती है। अब किसी को अगर 2 बिटकॉइन मिल गए तो आप सोचें कि उसको सीधा सीधा अगर $40,000 का एक बिटकॉइन चल रहा है तो $80,000 इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके पास आ गए। तो वो $80,000 लेने के लिए डेफिनेटली उसको जो रिक्वायर्ड पावर है वो तो चाहिए ही चाहिए, उसकी इन्वेस्टमेंट है वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से इथेरियम के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर भी प्रूफ ऑफ वर्क का एलिमेंट है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म यूज होते हैं कि वो किस तरीके से लाइक माइन कर सकें और ईथर ले सकें, ठीक है जी। जी सर। तो सर ये माइनिंग के लिए जो हैवी इन्वेस्टमेंट होती है कि बस
काम चल जाता है मुनासिब सा भी। मैंने आपको ये बताया ना, वो डिपेंड करता है कि आप कब प्रूफ ऑफ लाइक किस के लिए काम कर रहे हैं, किस करेंसी के लिए आप काम कर रहे हैं। सही है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर गिटहब कोपायलट कितना यूजफुल है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए? अगर आप उसमें कमेंट करके कुछ भी लिखें तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट उसमें आ जाता है? सॉरी आप, मैं समझा नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर गिटहब कोपायलट जैसे अभी आया है, जहाँ पे वो ऑटो जनरेट होता है अपने आप कोड। देखिए तो वो बहुत सारे इस तरह कासिम भाई ने भी एक अभी एक काम कर रहे हैं, वो उसमें भी आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का नेम दें, अपनी कॉन्फ़िगरेशन दें, वो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके दे देगा। तो जी वो जी आप लोगों से मैं शेयर कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में। बहुत सारी साइट्स हैं जिसमें आपको इजीली लाइक DX सेल के ऊपर भी आप जाएं या पिंक सेल के ऊपर जाएं, यूनिक्रिप्ट पे जाएं, डिफरेंट जगहों पे साइट्स हैं अवेलेबल जिसमें जाके आप इजीली आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा, हम अपनी क्लास का इधर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम।